हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो गए। उम्मीद करता हूँ। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज आप देख रहे हैं। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज का आज 5वां चैप्टर इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर आपके सामने है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात जो एग्जाम के लिए होगी। खास एग्जाम में आने वाले उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। तो आप बने रहें और अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके आप खटाखट देखते चले। ये वीडियो आपके लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम जल्द ही है, 2-3 दिनों का टाइम आपके पास है और उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कम समय में हम बहुत सारी चीजें एक साथ बता पाएंगे और आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चंस कहां से किस प्रकार से बनेंगे और कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, किस थ्योरी की, किस नेमिंग की, तो वो सारा डिस्कशन आज की इस क्लास में बहुत थोड़े समय के अंतर्गत हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी क्लास है, आप इसे जरूर ज्वाइन करके रखें लास्ट तक। देखिए, पहला तो सबसे पहला चीज आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारी बात आपके लिए बहुत खास होगी। एग्जाम में इस बात से बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन आया कि होता क्या है। होता क्या है कि जब कोई सेंट्रल एटम, जैसे डी ब्लॉक पे हमने ये बात बताई थी कि डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट जो सेंट्रल एटम हम जिसे कंसीडर कर रहे हैं, अगर वह किसी एनायन के साथ या किसी लीगेंट के साथ बॉन्डिंग कर लें, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या करें, किसी एनायनिक स्पीसीज के साथ या किसी लीगेंट के साथ बॉन्डिंग कर लें। एनायनिक के साथ तो ठीक है बॉन्डिंग कर लें, लेकिन लीगेंट के साथ तो लीगेंट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा और उसके साथ बाइंडिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये बात हमारे जहन में समझ में आ जानी चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई तो पहले पॉइंट को हम खत्म करके पहली बात हम पढ़ते हैं वर्नर्स थियरी के बारे में। ध्यान से सुनिए, वो कौन सा सवाल है एग्जाम में जो आएगा। वर्नर्स थियरी सबसे पहले थियरी आई, ये थियरी के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जान पाए। वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर की जो बातचीत है 1866 में, इन्होंने क्या बताया जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कंपाउंड्स के बारे में बताया। इन्होंने ये कहा, अल्फ्रेड वर्नर ने दो बात बताई, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस, यानी वर्नर के द्वारा बेटा दिया गया प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया। प्राइमरी वैलेंस में क्या है और सेकेंडरी वैलेंस में क्या है, जरा इस पर गौर करिएगा। प्राइमरी वैलेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सेंट्रल एटम किसी एनायनिक स्पीसीज से कनेक्ट हो जाए या कोई सेंट्रल एटम किसी एनायन के साथ बॉन्डिंग कर ले, तो जब कोई सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम एनायन के साथ बॉन्डिंग करता है तो CrCl3 COCl2 PdCl2 इस तरह का अगर केस कहीं बनाता है तो ये प्राइमरी वैलेंस कहलाएगा। और अगर नंबर ऑफ नेबरिंग एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो वह सेकेंडरी वैलेंस कहलाएगा। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इसमें प्राइमरी वैलेंस क्या है और सेकेंडरी वैलेंस क्या है, तो आप इसे तो कैलकुलेट कर लोगे ना। जैसे देखो, इसका सेकेंडरी वैलेंस, प्राइमरी वैलेंस क्या है 3, इसका 2, इसका 2, तो बाइनरी कंपाउंड्स में जो हम चेक करते हैं वो क्या कहलाता है, प्राइमरी वैलेंस कहलाता है। और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा सेकेंडरी वैलेंस कहलाता है। ये दो बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी डिटेल में ये चीज तो हम क्लास में बताए ही हैं, बस प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस में ये बात पता होनी चाहिए। यहां पर वर्नर्स थियरी के मेन पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। बहरहाल ये एग्जाम में अभी तक नहीं आ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थियरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, मगर आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि प्राइमरी वैलेंस क्या होता है। आयोनाइजेबल होता है, नेगेटिव आयंस उसे सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं दो टाइप्स के लिंकेज होते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी होता है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस से क्वेश्चंस डिफरेंशिएट करने को आ सकता है एक आध नंबर में, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहिए कि कौन आयोनाइज, प्राइमरी वैलेंस आयोनाइज हो सकता है, सेकेंडरी नहीं आयोनाइजेबल है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये सब जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर सेकेंडरी वैलेंस की बात करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंस में बेटा हमें ध्यान ये रखना होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसका सेकेंडरी वैलेंस कहलाता है। ये जो एग्जाम्पल 5.1 दिया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।
इसमें कहा यह गया है कि इस एक ऑब्जर्वेशन है, ये प्रैक्टिकल है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछे भी हैं। और उसमें क्या पूछा गया है, कहा यह गया कि मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। हम आपको बताते हैं, अगर हम कहते हैं AgNO3 का इसमें ट्रीटमेंट कराएंगे और हमें कहा जा रहा है कि 2 मोल AgCl बन रहा है, तो इसका मतलब 2 मोल AgNO3 गया होगा, दोनों क्लोरीन को लेकर बाहर आया होगा, तो 2 AgCl बनाया होगा। तो ऐसी केस में PdNH3 का होल फोर्थ बचा। अगर PdNH3 का होल फोर्थ बचा तो इसके मतलब पैरेडियम के साथ 4 NH3 मॉलिक्यूल आए, इसलिए इसका सेकेंडरी वैलेंस 4 हो गया, क्योंकि 2 Cl तो बाहर निकल गए, तो इसका Pd का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 ही तो बचा। पहले कितना था, 6 था, तो 2 बाहर निकल गए तो कितना बचा, 4, इसलिए इसका सेकेंडरी वैलेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर आता है तो घबराने का नहीं, आप उसे सॉल्व करें। अगली जो सबसे अच्छी बात है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। प्यारी चीज ये भी है इसलिए बेटा क्योंकि डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप, ये तो वाइवा में वैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जनरली एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारा जो डबल सॉल्ट है वो आयोनाइजेबल नहीं है, और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो क्या होता है, आयोनाइज हो जा सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। डबल सॉल्ट में 2 अलग अलग सॉल्ट होते हैं, वाटर के बेसिस पर वो जा करके एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। तो ये जो डबल सॉल्ट, सॉरी उल्टा हो गया, डबल सॉल्ट जो होता है बेटा वो आयोनाइज हो सकता है, सिंपल आयंस में ब्रेक हो सकता है। जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल आयन में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, उसके अपने डिसोसिएशन नहीं होता उसका अपने आयंस में। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने इसके पहले भी आपसे पढ़ा था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। सेंट्रल एटम जिससे एनायन या लिगेंड कनेक्टेड होता है उसे सेंट्रल एटम कहते हैं। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वह डोनर एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वह एनायनिक स्पीसीज होती है जो सेंट्रल एटम से जाकर कनेक्ट हो रही है। लिगेंड्स में कई तरह की बात, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट, चिलेट लिगेंड, इस तरह के तमाम लिगेंड्स हमने पढ़े जो डोनर साइट यानी डेंटिसिटी के बेसिस पर हम इसकी बातचीत करते थे। फिर उसके बाद हमने एम्बिडेंटेट लिगेंड पढ़े जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं और 2 डोनर साइट होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम सेंट्रल एटम को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कहीं पर निकालना होता है तो सेंट्रल एटम को x मानते हैं और जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वैसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, किसी का CN क्या है ना, वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मतलब नंबर ऑफ नेबरिंग एटम और मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। उसके और आगे बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात है, वो भी बड़े ब्रैकेट का ही पूरा केस है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब किस में कितने तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकता है, किस फॉर्म में उसका अरेंजमेंट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक बेहद अच्छा विषय है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रल एटम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 5 है, 3 है, क्या है, तो वो हम लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर जैसे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते थे, वही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, इन सब का यूज है आगे। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ये एग्जाम में आ चुका है और पूछा जाता है क्या होता है होमोलेप्टिक और क्या होता है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब ये हुआ कि अगर सेम टाइप के लिगेंड ही हो, मतलब कि अगर सेंट्रल एटम एक ही तरह के ढेर सारे लिगेंड से कनेक्टेड हो तो होमोलेप्टिक है, और अगर सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट हो तो हेट्रोलेप्टिक हो गया। जैसे CO NH3 का होल 6 है, इसमें 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड क्या है, एक ही तरह के हैं, यानी 6 NH3 हैं तो ये होमोलेप्टिक हो गया। जैसे ये है तो इसमें 4 NH3 हैं, 2 Cl2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। तो एक होमोलेप्टिक है और एक हेट्रोलेप्टिक है। तो आपके यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि होमोलेप्टिक कौन सा है और हेट्रोलेप्टिक क्या है, या होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक को डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए, या MCQ में आ जाए कि इसमें से कौन सा होमोलेप्टिक है कौन सा हेट्रोलेप्टिक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। आइए नॉमेनक्लेचर की तरफ मूव करते हैं। आपको हमने पहले नेमिंग में बताया था बेटा कि नेमिंग हमारे यहाँ 2 तरह की है। एक में हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन हमारा राइट साइड में होता था, तो जब काउंटर आयन राइट साइड में होता था इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी या जो ब्रैकेट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव होगा। जो राइट साइड में काउंटर आयन है वो उसकी पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हमने यूज किया है, बस इतनी सी बात है। तो जरा देखो, अगर हम इसकी नेमिंग में चलते हैं, बहुत फास्ट रिविजन कराएं, सख्त से एकदम देखते तुम रहना बस।
अगर हम इसमें काउंटर आयन और ये जो बता रहे हैं, काउंटर आयन अगर राइट साइड में है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर प्लस होगा, काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अच्छी बात है। कहे नेमिंग करते कैसे हैं? कहे नेमिंग करने के लिए हमने आपको तरीका बताया था कि लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे? वह काउंटर आयन लिखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, Cl2 है तो क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, डाई क्लोराइड ओलाइड नहीं लिखेंगे। इसका मतलब 2 बार 3 बार 4 बार Cl2 लिखा या Cl3 Cl4 ऐसा कुछ लिखा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वहां आप क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि वो 2 या 3 एटम क्लोरीन के इसलिए लिखे हैं जिससे कि वह कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बैलेंस किया जाए। बस ये मैटर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लो। अगर काउंटर आयन राइट साइड में है तो नेमिंग करने के लिए पहले सबसे पहले लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, फिर सेंट्रल एटम जो मेटल एटम है यहाँ पर उसको लिखेंगे, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और लास्ट में काउंटर आयन लिख देंगे। ये तरीका हमारा इसका हो गया। कहें कैसे सर? कहें ऐसे सर। जरा यहाँ देखो सर, ये आओ, एक क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये Cr है, NH3 है, H2O है, तो NH3 और H2O ये क्या हो गया? लिगेंट हो गया और ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। समझ में आया ना? क्योंकि अलग अलग लिगेंट हो गए। NH3 कितनी बार है? 3 बार है। H2O कितनी बार है? 3 बार है। तो आप देखिए Cr कितने से जुड़ा है? 6 मॉलिक्यूल से जुड़ा है, तो इसका Cn कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। सेकेंडरी वैलेंस कितना हो गया? 6। कहे अच्छा, कहे ये 3 बार है, ये 3 बार है, तो क्या लिखोगे? 3 बार है तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। लिगेंड्स का नाम याद होना बहुत जरूरी है। एक्वा, कोबाल्टेटो, नाइट्रेटो, फॉस्फेटो, सल्फेटो, नाइट्रोसिल, एक्वा। ठीक है, और उसके बाद क्लोराइडो, सल्फेटो, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, थायोसाइनेटो, साइनाइड। तो जितने भी आपने पढ़ा है तो वो सब आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, Cr है तो क्रोमियम हो गया। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है तो X + 3 × 0 + 3 × 0 + 3 × -1 = 0। X - 3 = 0 तो X = 3 हो गया। तो ये देखो क्रोमियम थर्ड हो गया और यहाँ क्लोरीन था तो Cl3 था, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें केवल क्लोराइड लिखना है, बस खत्म हो गया। बस भाई साहब लोग ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन और है, ये इथेन 1,2 डाईएमीन है, EN बोलते हैं इसे। कितनी बार है? 3 बार है ना? तो ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन, यहाँ 2 लगा है उससे घबराना नहीं, क्रिस क्रॉस मेथड है बच्चा लाल। तो यहाँ से ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। कोबाल्ट थर्ड क्यों लिखा? क्योंकि X + 3 × 0, ये 2 टाइम्स भी है तो 2x + 6 × 0 + 3 × -2 सॉल्व कर देंगे। 2x = 6 हो जाएगा, x = 6/2 यानी कि 3 आ गया, तो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट हो गया क्योंकि SO4 लगा। अब ये SO4 का होल थ्राइस है तो ट्राई सल्फेट नहीं लिखना, सल्फेट ही लिखना है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए जो आपको निपटा के जाना चाहे तो उससे आप अपने आप को बचाएं। आइए दूसरी तरफ हम बढ़ जाएं। दूसरे केस में हम ये पढ़ते हैं कि अगर मान लो कोई केस आपको दे दिया जाए जिसमें काउंटर आयन पहले हो, जैसे कोई मेटल, जैसे पोटेशियम लिखा हो, है ना? तो इसका मतलब अगर काउंटर आयन लेफ्ट साइड में होगा तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो निगेटिवली चार्ज है और उसके निगेटिव को बैलेंस करने के लिए किसी हम पॉजिटिव चार्ज को लगा रहे हैं, इसका मतलब किसी मेटल को लगाएंगे। तो जैसे ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? कहें नाम कैसे लिखेंगे, इसमें सोचना नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, पहले वो जो काउंटर आयन है उसी को लिख दो, ठीक है? उसके बाद क्या लिखोगे? नंबर आप जितने लिगेंड्स हैं उनका नाम लिख दो अल्फाबेटिकल, फिर सेंट्रल एटम लिख दो, सेंट्रल एटम के आगे 8 लगा दो, ATE, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। यही तरीका हमने बताया था। जरा देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए जो आपको सोचे कि झिलमिला के चला जाए तो ऐसे सवाल को तुरंत दे निपटाए। आइए इस क्वेश्चन के साथ हम आपकी बात समझाएं। K3Cr2O4 का होल थ्राइस एग्जाम्पल आपके सामने K3 दिया है ना, देखो बेटा इसमें ये डब्बा की इस तरफ है ना, तो K3 है तो 3 K है, तो क्या लिखा? पोटेशियम C2O4 को ऑक्सलेटो कहते हैं। कितनी बार है? 3 बार, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। Cr को क्रोमेट कहते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी। कहें कैसे निकाले सर? 3 × 1 + x + 3 × -2 = 0, तो 3 + x - 6 = 0। तो ऐसे करके x की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह की कोई भी केस आए तो हम कर लेंगे। ये था IUPAC नेमिंग इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहला टॉपिक जो IUPAC बताया ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें या तो
नाम देकर स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाएगा या तो स्ट्रक्चर देकर नाम पूछ लिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 100% गारंटी है। लिख लो कहीं पर, ये एक नेमिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप नेमिंग को इस कदर तैयार कर लीजिए कि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। जो रूल बताया वो रूल लगाए, और अगर अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइएगा। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म देखिए। आइसोमर के अंतर्गत हमने पहले भी बताया था, एक बार हम ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। जब ऑर्गेनिक में पढ़ते थे तो वहां कहते थे स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, है ना। स्ट्रक्चरल के पार्ट पढ़ते थे चेन पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेटाटोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो को पढ़ते थे कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में पढ़ते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, तो उसमें सिस ट्रांस की बात करते थे। और ऑप्टिकल में हम पढ़ते थे, बहुत सारी बात वहां पढ़ के आए थे। फिर न्यूमान प्रोजेक्शन, हॉर्स प्रोजेक्शन, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, ये सब जो पढ़ के आए थे उसका अब रोल नहीं है। यहां पर हमारे पास कुछ नई चीजें हैं, तो जरा देखिएगा। हमने कहा यहां पर जो आइसोमर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक स्टीरियो आइसोमर है, एक स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है उसमें क्या है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट, ये चार पार्ट है। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें जीआई, ओआई, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये पहले भी हमने सुना था। तो पहले हम आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा देते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर क्या पढ़ा था, उसके बड़े छोटी सी चीज है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक पहचान है सिंपल सी, वो ये है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब ये होता है बेटा कि जिसके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि लिंकिंग ग्रुप डिफर करेगा। जरा देखिए, ये आपको CuNH3 का होल 5 NO2 दिया गया। NO2 एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अगर कोई पूछता है कि ये कौन सा आइसोमर शो करेगा, तो पहले चेक करिए क्या इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड है। यदि हाँ NO2 एम्बीडेंटेट है तो हमने इसको चेंज किया, तो जब हम इसका बनाएंगे तो ये ONO भी लिख सकते हैं, क्योंकि NO2 में N से भी जुड़ सकता है, O से जुड़ सकता है। तो N और O अगर दो डोनर एटम एक ही केस में हो गए और ये दो डोनर साइड की तरह से यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बीडेंटेट लिगेंड का होना ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सबसे बड़ी पहचान है कि दो डिब्बा बना होगा। अगर दो डिब्बा बना है तो जैसे CuNH3 का होल 6, CrCN का होल 6, अगर दो डिब्बा इस तरह से बना है तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहचान है। और इसमें हम इनके क्या करते हैं, एटम्स को इधर से उधर कर दिए हैं, सेंट्रल एटम को, तो ये जो नया बन गया वो क्या है, वह उसका आइसोमेरिज्म कहलाएगा। दो डिब्बा, दोनों के सेंट्रल एटम का हेर फेर कर देना ही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम जो काउंटर आयन है उसका लीगेंड के साथ इंटरचेंज करते हैं। काउंटर आयन का लीगेंड के साथ इंटरचेंज करने से जो बनता है वह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। जैसे ये Br है, इसको अंदर कर दिया, SO4 को बाहर कर दिया, Br को अंदर किया, SO4 को बाहर कर दिया, ये क्या है, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का पूरा खेल है। आप देखिए CrH2O का होल 6 Cl3 है, यहाँ H2O 6 है। अब हमें क्या करना है, इसमें से H2O को हम बाहर निकाल दें। अगर H2O को बाहर निकालते हैं तो हमें Cl को अंदर ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस करके रखना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर एक H2O बाहर लेते हैं तो एक Cl अंदर करना पड़ेगा, जिससे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहे, वह वेरी ना करे। तो ये चीज हमें पढ़ना। देखिए एक Cl अंदर किया, एक H2O बाहर कर दिया, H2O डॉट के फॉर्म में लिखा गया, ये हाइड्रेटेड की केस हो गई, इसलिए इसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। इसी के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर समाप्त हुआ। आइए हम लोग GI की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था उसके दो पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो बेटा इसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की सबसे पहले कहानी आती है। हम कहते हैं कि अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसे PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 दिया गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है। 4 की केस में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दो कंडीशन बनती हैं जो यहाँ इस पैराग्राफ में बताई गई। हमें क्या करना है, अगर Cl हमारा ऐसे है, NH3 ऐसे है, तो ऐसे नीचे से पकड़ के इसको ऐसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। तो ये देखिए घुमाया तो NH3 इधर हो गया, Cl इधर हो गया, यानी अल्टरनेट।
ये जो इस तरह से हमें एक सीध में दिखाई देने लग गए, तो ये ट्रांस कंडीशन है, ये सिस है। सिस में एक साइड में ये है, एक साइड में ये है, तो हमने इसको अल्टरनेट ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस कंडीशन हो गई। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिक जैसे पहले बनाते थे, पहले था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता था, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में घुमाते थे, अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं, अब नीचे से हम रोटेट करेंगे। देखिए रोटेट कर दिया, सिस ट्रांस बना लिया। यह स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल की केस में सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका था। एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा जानदार सा बनता है, वो आपके एग्जाम में फंसा सकता है आपको, वह ये क्वेश्चन है। देखिए MABXL इसका मतलब अगर हम स्क्वायर प्लानर की केस ले ले और उसमें चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो जाए, तो चारों लिगेंड्स डिफरेंट होंगे तो उसके 2 सिस बनेंगे और एक ट्रांस बनेंगे। उसके 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, 2 सिस बनेंगे, एक ट्रांस बनेंगे। ये क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में पूछा जाएगा। कहाँ पर पूछा जाएगा, MCQ में आ सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि हम जो स्क्वायर प्लानर की केस कहते हैं, अगर उसमें सेंट्रल एटम के साथ हम चारों लिगेंड डिफरेंट ले लें, ABXL का मतलब चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो ऐसी केस में 2 सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। NCERT की वो लाइन जो आपको निपटने से बचा सकती है, देखिए ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल की केस बनेगी। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल का ये एक एग्जाम्पल दिया गया था, दोनों Cl साथ साथ है, NH3 ऐसे लिखाया गया। आप इसको क्या करेंगे, आप इस सिमेट्री, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या करिए, इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए, ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये दोनों ऊपर चले गए। देखिए Cl के सीध में हो गया, NH3 के NH3 के। ऐसा अगर सिचुएशन बनता है तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा, वो क्या हो गया बेटा, सिस। तो सिस ट्रांस ऐसे आप बनाएंगे, इस प्रकार से हम सिस ट्रांस पढ़ते हैं। आइए डाइडेंटेट लिगेंड्स की GI के बारे में बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप देखिए डाइडेंटेट क्या होता है, उसमें 2 डोनर साइट होती है। तो जैसे EN है, EN एक डाइडेंटेट लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइएमीन। इसमें इधर से भी और इधर से भी क्या होगा, अगर EN है तो NH2 CH2 CH2 NH2, तो ऊपर वाला N भी बॉन्डिंग करेगा, नीचे वाला N भी बॉन्डिंग करेगा। तो EN में ऐसा बॉन्डिंग हुआ, इधर भी ऐसा बॉन्डिंग हुआ, इधर भी ऐसा, इधर भी। हमने क्या किया, इस Cl को नीचे कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो ये ऊपर चला गया। देखिए दोनों एक सीध में हो गए, ये अपोजिट हो गया, तो ये ट्रांस हो गया और ये क्या था, सिस था। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। एक और बात है जो लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, फेसियल और मेरिडियोनल निपटाएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा पढ़ के नहीं जाता फेसियल और मेरिडियोनल। इसलिए बेटा ये फेसियल और मेरिडियोनल फेसमर के नाम से जाने जाते हैं। MA3B3 का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। CN की वैल्यू 6 में ये काम करते हैं। अगर फेस पर, फेस समझ रहे हो ना, अगर फेस पर कहीं पर आइसोमेरिज्म की कहानी बनेगी तो वो फेसियल है। फेस का मतलब होता है कि हम फेसबुक दे दो मुझे। फेस का मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं पर भी फेसियल का जिक्र करेंगे, जैसे ये आपकी कॉपी है ना, तो फेसियल का मतलब इसमें बीच में होल बना दो, होल में बनाने के बाद एक इसमें डंडा लगा दो, ऊपर से भी रहेगा वो नीचे से भी रहेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर फेसियल समझ रहे हो, मान लो ये हमारा पेन हो गया। अब इस पेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका ये इंड भी इस पेन से जुड़ेगा, ये वाला इंड भी इस पेन से जुड़ेगा। तो एक फेस ऐसे हो गया, एक फेस ऐसे हो गया, एक फेस हमारा ऐसे हो गया, तो 3 फेस ऐसे हैं, चौथा फेस पीछे से, तो चौथे वाले को नहीं लेना है, ठीक है। इस पर अगर ये चौथा फेस पीछे है, एक यहां पर अगर लिगेंट हो जाए, एक यहां हो, एक यहां हो, तो ये फेसियल नहीं कहलाएगा। फेसियल ये वाला फेस है, ये वाला फेस है और ये वाला फेस। अगर ऐसा फेस है, ये मतलब ये फेस और ये फेस, ये फेसियल है। इसका मतलब लिगेंट अगर यहाँ 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 है तो फेसियल है, लिगेंट यहाँ 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 है तो फेसियल है, यहाँ 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 है तो फेसियल है, यहाँ 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 है तो फेसियल है, यहाँ 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 है तो फेसियल है। देखिए ना, आप इसको ऐसे बीच से पकड़िए, ये देखिए अब ये क्या हुआ, ये हमारा मान लीजिए कि एक हमारा एक बॉन्ड ये हो गया। तो अगर लिगेंट ऐसे है तो फेसियल, ऐसे है तो फेसियल, ऐसे है तो फेसियल, तो ये फेसियल की केस है। पीछे साइड को हम फेस में नहीं लेंगे। मेरिडियोनल का मतलब हो गया ये मेरिडियन है बीच वाली, ठीक है। अगर ये ऐसा केस बन रहा है तो ये मेरिडियोनल, 1 2 3। अगर लिगेंट इन जगहों पर है तो मेरिडियोनल, 1 2 3 लिगेंट इन जगहों पर है तो मेरिडियोनल। ये फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर की केस है। MA3B3 पर चलता है बेटा, जैसा हमने बताया सेम टू सेम इसी की बात आपको समझना। सारे इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपकी जिम्मेदारी है उसे जरूर पढ़े। अच्छा, अब ऑप्टिकल आइसोमर में आते हैं। आपको बहुत समय पहले ही पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। आपने पढ़ा था कि अगर मिरर इमेज बनाइए,
और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये एक तो स्ट्रक्चर बनाया, उसकी मिरर इमेज बनाया, मिरर इमेज ऐसी पाया, इसको उठाकर इस पर रखने के बारे में जब सोचा तो हमें मिरर इमेज अपनी खुद को ढक नहीं पाई। इसका मतलब ये मिरर इमेज अपने आप की ढक तो नहीं पाई। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज एनंसियोमर। याद करिए चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई ना, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका मतलब यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कोई भी मिले उसको शीशा दिखाएं, शीशे में जो कुछ बन के आए उसके ऊपर ले जाएं, अगर शीशे वाली इमेज उसको ढक ले जाए तो इसका मतलब वह ओआई ना शो कर पाए, और अगर शीशे वाली इमेज उसको ढक ना पाए तो वह नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहलाए, वही एनेंसियोमर के नाम से जाना जाए और वही हमारा ओआई के अंतर्गत माना जाए। इस प्रकार से आइसोमर को निपटाकर हम आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हैं, आप इन्हें जरूर सॉल्व करिएगा। समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी सबसे अच्छी है, बार बार हम इसी का जिक्र करते हैं, अच्छी तो है ये, क्योंकि देखिए अगर आपने एनसीईआरटी में देखिए ये कहा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेडिंग ये डाला है, और इसमें जो आंसर लिखा है वो क्या है, वो वर्नर्स थ्योरी का ड्रॉबैक लिखा है यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये 3 पॉइंट लिखे हैं वर्नर्स थ्योरी के ड्रॉबैक है। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, तो ये ड्रॉबैक्स है वर्नर्स थ्योरी के। ठीक है, यानी कि उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी, और उसके साथ उन्होंने कहा डायरेक्शनल बिहेवियर के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज है कोऑर्डिनेशन की। तो आप यहां समझिए ये तीनों ड्रॉबैक हैं जो वर्नर ने नहीं बताए थे, और इन्हीं ड्रॉबैक्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ थियरी आई जिसका नाम है सीएफटी, एलएफटी, एमओटी, वीबीटी। यानी सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी आई, फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी, फिर लिगेंड फील्ड थियरी, और फिर एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये 3 तरह की थियरी आई बेटा। ये चारों तीन क्या 4 तरह की है, इसी से हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो बात वर्नर नहीं समझा सके उनको समझाने के लिए लोग आते हैं, मार्केट में अपना परचम लहराते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करके चले जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो आई उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसने बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास किया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में काम किया, उसके साथ शेप के बारे में थोड़ा वर्क किया कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा बनेगा, उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान में रखते हुए उस थियरी के द्वारा हाइब्रिड स्टेट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताने का भरपूर प्रयास किया गया। वहीं से हमने एलएफटी और वहीं से हमने क्या पढ़ा था, एसएफएल, डब्ल्यूएफएल, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में पढ़ा, और उसके बेसिस पर हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक बात मैं बताऊं कि वीबीटी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीबीटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आना ही चाहिए। ये 2 नंबर या 3 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और अगले पेज पे जो चौथा सवाल है, ये 4 सवाल याद कर डालिए। ठीक है, हो सकता है आपकी नसीब ठीक हो तो चारों में से कोई फंस जाए, और अगर आपको ये इस देखिए ये बेटा ये ऐसा नहीं है कि हमें बोल देंगे आपको आ जाएगा, ना 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 ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप कोर सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आपने इसके पहले 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं लाए होंगे तो ये आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, आपको पहली चीज तो एसएफएल डब्ल्यूएफएल की पहचान होनी चाहिए, उसके साथ ये पता होना चाहिए n-1d में पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, डब्ल्यूएफएल पेयरिंग करेगा या एसएफएल पेयरिंग करेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फील्ड डिस्टेंस किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये मालूम होना चाहिए। तो अगर नहीं मालूम है तो अभी वक्त है, इसको पढ़ डालिए। ठीक है, अब इतने ये कंठस्थ सीरीज है, इसमें हम इसको पढ़ा तो नहीं सकते बेटा, लेकिन हम आपको बता जरूर रहे हैं कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको आप जरूर रेडी कर लीजिए। अगर आज की डेट में आपको ये तैयार नहीं है तो आप इसे याद कर डालिए। हो सकता है कि 1.5 नंबर के 2 सवाल आ जाए 3 नंबर में, जिसमें एक आपका ऑक्टाहेड्रल से आ जाए और दूसरा आपका टेट्राहेड्रल से आ जाए। तो इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लें। उसमें पूछा क्या जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाएगा, हाइब्रिड स्टेट पूछी जाएगी और स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो आपको ये 3 बातें पूछी जाएंगी तो
आधा 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 नंबर का 3 बात हो गई, ठीक है। तो 1.5 नंबर में इसके पूछे जाने की संभावना है। 2 क्वेश्चन देगा, 3 नंबर में एग्जामिनर आपको बढ़िया तरीके से उलझा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। जैसे थोड़ी सी हिंट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया वो CONH3 का होल 6 दिया गया। तो सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 4s2 3d7 होता है। अब हम कहते हैं कि CONH3 का होल 6 3+ है, इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो इसका मतलब हम CO3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो जब CO3+ का निकालेंगे तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d से 1 निकल जाएगा, तो 4s0 3d6 बचेगा। इसका मतलब 4s0 का मीनिंग नहीं है 3d6 बचा, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। ये देखिए 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। उसके बाद 4s और 4p हमारे पास मौजूद है, क्योंकि 3d के बाद 4s होती है, 4s के बाद 4p होती है। हमने कहा कि हमारे पास NH3 है, NH3 हमारे पास मौजूद है, और NH3 की प्रेजेंस में यह इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ऐसी सिचुएशन में पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग जब होगी तो N-1d में पेयरिंग हो जाएगी। इसमें पेयरिंग हो गई तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर होकर यहां चले गए, तो d ऑर्बिटल में 2 वैकेंट स्पेस बन गया। तो जो 6 NH3 है उसमें से 2 हमने d में लगा दिया, 1 इसमें कर दिया, 3 इसमें कर दिया, तो टोटल 6 भर गए ना। तो 6 NH3 कहाँ गए? 6 NH3 के लिए तो 2 वैकेंट d का यूज किया, 1 s का यूज किया, p का 3, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब बेटा ये खोपड़ी चलानी होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, हाई स्पिन, WFL, SFL, ये जब आपको पता होगा, फील्ड डिस्टेंस की जानकारी होगी, पीछे वाला जो आपको अभी बताता हूं वो याद होगा, तब ये कर पाएंगे। यही सेम कहानी टेट्राहेड्रल में भी है। तो अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप आज की डेट तक में इसे तैयार नहीं किए तो हमारी बात मान लीजिए, इसको याद कर डालिए। याद तो होगा नहीं बेटा, क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 नंबर आसानी से ये दिला कर जाएगा। ये जो पोर्शन दिया गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब जरा ध्यान से समझिए। अगर आपको ये पता चल जाए, जैसे ये इसमें हमने कहा कि ये कहाँ चला गया, CONH3 वाला जो बताया था। अब इसमें हमने कहा कि ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे हैं। अगर यह एक डायामैग्नेटिक की केस हो गई, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर कोई पूछे इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू क्या होगा, तो आपको पता है ना, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 आपने अभी निकाला। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। वैसे भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करते हैं, तो कहें इसमें तो कोई है ही नहीं। ये देखिए लास्ट वाले में सब पेयर्ड है। कहें सर अनपेयर्ड भी हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है। अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी बात हुई थी। यानी कि हमने अभी आपको बताया ना कि जब VBT आई तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताई, और क्या बताई, और उसके बाद उन्होंने बताया था शेप क्या होगा, हाँ हाइब्रिडाइजेशन बताए थे। 3 बात उन्होंने बताया था। शेप ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इससे पता चल गया। और उसके बाद D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और मैग्नेटिक बिहेवियर में डायामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अगर ये बात लिख देते हो तो हीरो बन जाओगे, एग्जाम में पूरा नंबर पाओगे, जो कि आप किसी से नहीं बताओगे। ये देखिए एक दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, NiCl का होल 4th। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, क्लोरीन को हमने ऐड करना चाहा, ये पेयरिंग होगी नहीं। Cl ने कहा कि हमारे यहाँ पेयरिंग नहीं होती। अब Cl पेयरिंग होने नहीं दी। अब कहे सर जी आपको कैसे पता? हमका पता है ना, हमको पता है कि कौन की किसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। कहें ये कैसे पता चलेगा? इसी के जस्ट बाद में ये फील्ड स्ट्रेंथ का एक चार्ट भी है। ये मतलब हमारे पास एक कंडीशन है, दिखा देता हूं आपको। कहाँ गया भैया, ये फील्ड स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर दिया गया, इसके बेसिस पर हम पता करते हैं, और इसमें H2O को हम रेफरेंस एलिमेंट, रेफरेंस मॉलिक्यूल मान लेते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट हम फील्ड स्ट्रेंथ को निकालते हैं, और इसी के बेसिस पर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात करते हैं, और पेयरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। थोड़ी ये भी बात आपको जानकारी में डाल देते हैं। हम कहते हैं कि मान लीजिए ये Cl वाला जो केस हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ, इसमें पेयरिंग नहीं हुई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, तो आगे जाकर के हमने उसकी फिलिंग की, 2 अनपेयर्ड बचे, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा तो म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 लगाएंगे तो 2 × 2+2 हो जाएगा, 2 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट निकालने पर 3 आएगा, 2.92 के आसपास आंसर हो जाएगा। ये बात कौन बढ़ाएगा, हम ना। तो देखो 2.92 म्यू की वैल्यू निकल गई। ऐसा क्वेश्चन आएगा झकझोर कर रख देगा, इसलिए पढ़ के जाना। और अगर मजाक खेले तो ये जान लेना कि एग्जाम देने के बाद मजाक फिर बन जाएगा, इसलिए जरा भी लापरवाही ना करो। सर जी जवन जवन बात बतावत हो कब पढ़ के जाओ बच्चा, ना ही तो फिर केहू ना बचा पाई। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसकी लिमिटेशंस, उसकी कमियां क्या हैं, ये 3-4 पॉइंट है। 3 पॉइंट आप केवल तैयार कर लीजिए लिमिटेशंस की, ठीक है।
CFT में आ जाइए, क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। CFT में दो तरह की CFT है हमारे पास, एक T2G, एक हमारे पास CFT जो है वो ऑक्टाहेड्रल की है और एक क्या है, टेट्राहेड्रल की है। तो ऑक्टाहेड्रल की जो CFT है उसके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो जो ऑक्टाहेड्रल की CFT है जरा उसे समझिए। ये जो डायग्राम आपके सामने है ये ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जरा देखिए ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में क्या दिया गया है कि हमने कहा कि हम एकदम सिंपल सी बात आपको बताते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 खाने हैं, उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, dxy dyz dxz ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये क्या होती है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल होती है। लोअर वाले को T2g कहते हैं, हायर वाले को Eg कहते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन T2g में भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन Eg में भरते हैं। बीच में एक बैरी सेंटर होता है, उसके रिस्पेक्ट में 2/5 और 3/5 के बीच में हम एनर्जी लेवल का डेविएशन करते हैं। एक उसी में डेल O होता है, उसे हम ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप कहते हैं। ये जो इतना लिखा गया है नीचे 2/5 ऑफ डेल O होता है, यानी जो एनर्जी गैप है उसका 2/5 कर देंगे तो T2g की एनर्जी मिल जाएगी, 3/5 करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले dxy dyz dxz में कॉमनली करते हैं, फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी भर सकते हैं, चौथे की पेयरिंग भी कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास है, पेयरिंग भी कर सकते हैं और ऊपर भी भर सकते हैं। तो ये बात हमारे पास है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ की कहानी हो गई। एक बड़ी प्यारी चीज है जो एग्जाम में आएगी, डेल O इज लेस देन P, डेल O इज ग्रेटर देन P, यानी जो ज्यादा है वो नहीं होगा, जो कम है वही होगा। P मतलब ये आएगा, अगर मान लो D5 का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो D5 का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन, D4 का करना है तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे और Eg में 1 भरोगे। कब? जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी डेल O कम होगा। ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप कम है, अगर एनर्जी गैप कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। जैसे लोअर ये है, हायर ये है, और डेल O का मतलब इसके बीच का एनर्जी गैप अगर ये कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरा जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, तब वो जंप कर जाएगा। और अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जाएगा, हायर एनर्जी में नहीं जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पेयरिंग हो जाएगा। देखो डेल O ज्यादा है तो क्या हो गया, अगर एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, पेयरिंग एनर्जी कम है, तुम ये जानो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चौथा यहां नहीं जाएगा, चौथा यही पेयरिंग हो जाएगी। अगर ये एनर्जी गैप कम हो गया डेल O तो इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां, ऊपर चला जाए। बस ऐसे याद करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, D4 D5 D3 ये सब तैयार कर लो। ये CFT है किसका, टेट्राहेड्रल की केस में। टेट्राहेड्रल की केस में हम CFT को कैसे समझेंगे ये बात यहां से देख लो। अगर हम CFT टेट्राहेड्रल की केस में पढ़ते हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम आपको बता देते हैं। अगर CFT बेटा टेट्राहेड्रल की केस में है तो ये जस्ट उलट जाता है, यानी कि जो T2g है वो ऊपर हो जाएगा, Eg नीचे हो जाएगा। G को हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको E लिखते हैं, इसको T2 लिखते हैं। 3/5 नीचे है, 2/5 ऊपर हो गया, मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लैक, अब एक बात और ध्यान रखना है, सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव लैक सिमेट्री, G सब्सक्रिप्ट इज नॉट यूज्ड विथ एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी लेवल के साथ G सब्सक्रिप्ट इसलिए नहीं यूज होता क्योंकि यहां सिमेट्री की कमी है, लैक ऑफ सिमेट्री। एक और बात जो हम आपसे खास तौर पर बात करना चाह रहे हैं वो बात ये है कि ये वाला देखा तो हे डेल T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल O, एक याद कर लो, ये आएगा एग्जाम में, 1 नंबर में आ सकता है, कई बार पूछा गया। डेल T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल O, हो सकता है डेल O यानी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप आपको दे दे और कहे डेल T यानी टेट्राहेड्रल का पूछ ले तो 4/9 वाला केस लगा देना, और डेल T दे दे डेल O पूछ ले तो भी निकाल सकते हो। तो रट के जाना बच्चा, आएगा। ठीक है, हमें लग रहा है आएगा, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। अगला है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे एक बड़ा प्यारा सवाल आता है, वो ये बना हुआ है, ये डायग्राम याद रखें। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कहा गया कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हो, जैसे हमने अभी स्प्लिटिंग पढ़ी तो हमने कहा T2g नीचे होता है, Eg ऊपर होता है। T2g में dxy dyz dxz है और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है Eg में। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। अब हम कहते हैं कि जब ये hν है, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एनर्जी लेवल ऊपर वाले का है, ये hν का मतलब जो सनलाइट आ रही है, जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट के बाद क्या होगा,
ये जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जंप करता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल की तरफ पहुंच जाता है। ग्राउंड स्टेट से ये हायर एनर्जी लेवल की तरफ पहुंचता है, तो T2G से EG में पहुंच गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक केस हो गया। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ जानी चाहिए। और अगर कभी ग्राउंड से हायर में जा रहा है, कलर का केस आएगा तो आप यही लिखोगे कि लोअर एनर्जी में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से जंप करके हायर एनर्जी की तरफ मूव कर जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर शो करने की बात हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ये CFT की लिमिटेशन लिखी गई है, एक बार जरूर रीड कर लें। ड्रॉबैक या लिमिटेशंस एग्जाम में आ सकती है, अगर पूछेगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। एक बात ये आपको मालूम होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। और सिनर्जिक बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। और सिनर्जिक बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात को आप ये डायग्राम याद कर लीजिए, पूरा रट डालिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है। और वो सिनर्जिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन यहां से यहां तक में दी गई है। कहा यह गया कि जो सेंट्रल मेटल होता है वह लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें पाई बॉन्डिंग का केस है, ठीक है। एक MOT का केस है, एक आपका एंटी बॉन्डिंग का केस है। तो MOT आपने पढ़ा था, उसमें एक हमारा सिग्मा जैसे पाई बनता है और एक पाई स्टार बनता है, तो ये दोनों बात आपको मालूम होनी चाहिए। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, अगर शॉर्ट नोट आता है तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करिएगा बेटा। सिनर्जिक बॉन्डिंग पूरा पढ़कर याद करके डायग्राम समझ लेना, समझ में नहीं आया तो याद कर लेना, समय कम है नहीं डिस्कस करेंगे। सिनर्जिक बॉन्डिंग का ये डायग्राम, इसकी ये नोट यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में शॉर्ट नोट चाहे रच के लिखना, लेकिन डायग्राम अगर बना दिए पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अपनी केमिस्ट्री हमेशा डायग्राम पर बेस्ड है। इंपॉर्टेंस के बारे में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है। पता क्या, एक बार सरसरी नजर से 2-4 इंपॉर्टेंस, 2 इंपॉर्टेंस 3 याद रखिएगा, वैसे कहीं इंपॉर्टेंस एग्जाम में नहीं आएगी। बहरहाल ये चैप्टर बहुत ही शानदार था, और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आने ही हैं, उसमें कोई संशय का विषय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। इसके बाद जो इसका ये पोर्शन है, अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज में कोई खास ऐसी चीज नहीं, आराम से हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई लेक्चर के साथ, जहां पर ऑर्गेनिक की करेंगे बात आपसे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरे को जरूर भेजें, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा।